आज की पोएम शुरू करते हैं। आज की पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल कहा जाता है प्राइमरी स्कूल को। तो प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है और वो प्राइमरी स्कूल है इन अ स्लम। स्लम कहते हैं गंदी बस्ती, झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी में, गंदी बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम का यहाँ पर बड़ा ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, बताया गया है। पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने उन गरीब बच्चों की स्थिति को बताया है, उनकी दशा को यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और साथ ही कंपेयर किया है उन धनी व्यक्तियों के संसार से। तो स्टीफन ने दो संसार बता दिए हैं यहाँ पर। एक संसार बताया है अमीरों का और दूसरा संसार बताया है गरीबों का। देखिए पोएम क्या कहती है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। फार फार, दूर दूर, बहुत दूर कहेंगे हम यहाँ पर। गस्टी वेव्स, गस्टी कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग और वेव का मतलब होता है लहर। स्ट्रॉन्ग लहरों से बहुत बहुत दूर दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। इन बच्चों से मतलब है बच्चे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं। अब कहना क्या चाह रहा है कि बच्चों के चेहरे का जो कंपैरिजन है वो गस्टी वेव्स से क्यों कर रहा है पोएट यहाँ। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो वेव्स, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, एक उत्साह होता है, एक रोमांच होता है, एक खुशी होती है। लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर न कोई उत्साह है, न कोई रोमांच है, न कोई ऊर्जा है, सिर्फ दुख है। एक दुखी भाव लिए ये बच्चे अपने चेहरे पर घूम रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। अब इन्हीं बच्चों को पोइट कह रहा है कि ये बच्चे कैसे हैं, लाइक तरह से, रूटलेस कहते हैं बिना जड़ के, जिसमें जड़ ना हो। वीड्स कहते हैं जली वनस्पतियां। तो ये बच्चे ऐसे हैं जैसे कि बिना जड़ की जलीय वनस्पतियां। देखो, जली वनस्पतियां वो होती हैं जो जल में अपने आप पैदा हो जाती हैं। उन्हें कोई चाहता नहीं है, उन्हें कोई पैदा नहीं करता, लेकिन हो जाती हैं, अनवांटेड है। तो ये बच्चे भी कुछ ऐसे ही अनवांटेड हैं। साथ ही रूटलेस होती हैं। तो जो वीड्स होती हैं, जली वनस्पतियां हैं, इनमें रूट्स नहीं होती, बहुत हल्की सी रूट्स होती हैं। तो ये स्टेबल नहीं होती, स्थिर नहीं होती। तो ठीक वैसे ही इन बच्चों की जो स्लम में रहते हैं, इन बच्चों की जो लाइफ है वो भी स्टेबल नहीं है, रूटलेस है, वो भी अनस्टेबल यानी कि अस्थिर है। तो यहाँ बच्चों का कंपैरिजन वीड से किया गया है, बहुत ही बेहतरीन। द हेयर टॉर्न, हेयर कहते हैं बाल, टॉर्न माने फटे। अब बाल फटे हुए नहीं होते, बिखरे हुए बाल। तो बिखरे हुए बाल हैं अराउंड, चारों ओर, देयर पेलॉर। पेलॉर कहते हैं पीला पड़ा हुआ चेहरा। और इन बच्चों के पीले पड़े हुए चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। अब देखो, पीले पड़े हुए चेहरे से क्या मतलब है। पीले पड़े हुए चेहरे से मतलब है कि बच्चा बहुत ही गरीब है, कमजोर है, उसे पूरे पोषण नहीं। यहाँ इस पूरी पोएम में कई बार इस बात का जिक्र होगा कि बच्चे बहुत कमजोर हैं। लास्ट में एक और है, टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेटेड डाउन हेड। अपने वेटेड कहते हैं भारी, डाउन माने नीचे किए हुए, हेड में सिर को। एक लंबी सी लड़की है जो अपने सिर को नीचे किए हुए है और उसका सिर जो है बहुत भारी सा लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शर्म है, कि उसे शर्म आ रही है कि वो गरीब है, इस वजह से उसने सिर नीचे झुका रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे बच्चे भीख मांगते हैं, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हैं, तो वो सिर झुका के नहीं मांगते, वो उठा के मांगते हैं आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा है कोई आदमी बीमार पड़ जाए और जब वो बीमार होके 1-2 महीने हॉस्पिटल में रह ले, उसके बाद निकल के आता है तो गर्दन सीधी नहीं होती उसकी, थोड़ी सी झुकी हुई होती है आगे को, साइड में कहीं ना कहीं। क्यों? कमजोरी के कारण। फिर वही बात आती है कि ये जो लंबी सी लड़की है ये बहुत कमजोर है और कमजोर के कारण उसकी इस ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो अपने सर को सीधा रख सके। उसे अपना सर भी बहुत भारी, वेटेड लग रहा है। तो आगे देखते हैं। पेपर सीमिंग बॉय।
पेपर मीन्स कागज, सीम कहते हैं प्रतीत होना, कागज सा प्रतीत होने वाला, कागज सा लगने वाला बॉय लड़का है। उस क्लासरूम में एक लड़का है जो बिल्कुल कागज की तरह से है, अर्थात बहुत ही दुबला पतला है, कारण कमजोरी है, उसे पूरे पोषण तत्व मिल नहीं रहे। विद रेड आईज, और उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, चूहे जैसी आंखें। चूहे की आंखें हर वक्त कुछ ना कुछ तलाशती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं। उस लड़के की आंखें भी कुछ ऐसी ही हैं, कुछ तलाश रही हैं, शायद भोजन, शायद अच्छे कपड़े, कुछ और, लेकिन तलाश रही हैं। स्तन, स्तन कहते हैं कुपोषित, फिर वही वाली बात आ जाती है, कमजोर। कुपोषित है क्योंकि उसे पोषण नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा उसे। एक लड़का और है जो कुपोषित है, कमजोर है, अनलकी कहते हैं दुर्भाग्यशाली, हेयर उत्तराधिकारी, और वो एक अनलकी हेयर है। सबसे पहले देखो उत्तराधिकारी क्या होता है। उत्तराधिकारी कहते हैं कि आपको आपके फादर की संपत्ति मिलेगी, है ना, तो आप जो है उत्तराधिकारी कहलाएंगे अपने पिता की संपत्ति के। तो ये लड़का भी उत्तराधिकारी है, लेकिन इससे पहले लगाया गया है अनलकी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है ये। क्यों, आगे देखेंगे। ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी, और बोन्स कहते हैं हड्डियां। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। नॉर्मली आदमी को अपने पिता की जो संपत्ति मिलती है, धन दौलत, रुपए, मकान, दुकान, बिजनेस मिलता है, लेकिन इसको क्या मिला है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां मिली हैं अपने पिता से। आगे भी कह रहा है, रिसाइटिंग कहते हैं दोहराना, दोहरा रहा है अ फादर्स, पिता की नार्ल डिसीजेस। नार्ल डिसीजेस कहते हैं हड्डियों के मुड़ने का रोग, और वो क्या कह रहा है, अपने पिता की जो एक रोग है उसे, उसके पिता की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, वही उसको रिपीट कर रहा है, यानी कि उसको भी वही हड्डियां वाला रोग मिला है उत्तराधिकार में। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बच्चा जो है अनलकी हेयर है। तो उसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, बीमारी मिली। कौन सी बीमारी, हड्डियों को टेढ़े मेढ़े की बीमारी। आगे देखते हैं। वही लड़का जो अनलकी हेयर है, हिज लेसन, अपने लेसन को, अपने पाठ को पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ। बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम, डिम कहते हैं हल्का सा अंधेरा हो जा, रोशनी कम होती है। उसी क्लास में सबसे पीछे जाके, जहां हल्की सी रोशनी है, कम रोशनी है, अंधेरा ज्यादा है, वन अननोटेड, अननोटेड कहते हैं जिस पर कोई ध्यान न दे। तो एक बच्चा और है, और वो कैसा है, अननोटेड है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, और वो लड़का है स्वीट एंड यंग, बिल्कुल स्वीट है, बड़ा प्यारा सा है, यंग है, जवान है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ध्यान से देखें इस लाइन को। हिज आईज, उसकी आंखें, लिव्स रहती हैं, इन अ ड्रीम, स्वप्न में, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसकी आंखों में एक ड्रीम होता है, एक स्वप्न होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ड्रीम देख रहा है, एक स्वप्न देख रहा है। इस चीज का, ऑफ स्क्वेरल्स, स्क्वेरल कहते हैं गिलहरी, गिलहरी के गेम, खेल का। लड़का तो क्लासरूम में बैठा है, लेकिन बाहर वो एक गिलहरियों का खेल देख रहा है, गिलहरी खेल रही हैं आपस में, उस खेल को देख रहा है, और वही स्वप्न उसकी आंखों में है, अर्थात वो देख रहा है। जैसे गिलहरी फ्री है, वो भी अपने जीवन में फ्री रहना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, मस्ती करना चाहता है। इन ट्री रूम, ट्री रूम कहते हैं पेड़ पर बना हुआ रूम, तो नॉर्मली पहले बनाए जाते थे, अब तो नहीं बनाता कोई। अदर देन दिस, अदर माने अन्य, देन तुलना के लिए है, दिस माने इस, इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो ना तो उसे पढ़ना है, ना उसे अपने स्टूडेंट जो अपने साथी हैं उनसे मतलब है, ना टीचर से मतलब है, किसी से नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ क्या है, गिलहरी की तरह से पेड़ों पर खेलना, आनंद लेना। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, मस्ती से अपनी लाइफ जीना चाहता है, ये उसका ड्रीम है। तो यहाँ पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब देखेंगे हम लोग इसके फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन कब होता है, देखो नाम से क्लियर है, रिपीट होना। जब कोई भी वर्ड रिपीट होगा तो वहां रिपीटेशन होगा, और यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ फार एंड फार, फर्स्ट लाइन के दो, फार फार, तो यहाँ रिपीटेशन हो गया। दूसरा देखते हैं सिमिली। सिमिली कब होता है,
सिमिली होता है जहां दो ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है और उनमें एक चीज कॉमन होती है और सो लाइक एस का यूज होता है। चलिए तो देखते हैं ये चीज है या नहीं। सबसे पहले कंपैरिजन होगा तो यहाँ वीड्स, जली वनस्पतियों का कंपैरिजन किया गया है चिल्ड्रन से। तो बच्चे कैसे हैं, जली वनस्पतियों के समान है और इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। कॉमन क्या है, वीड्स जो है वो होती हैं अनवांटेड, बच्चे भी हैं अनवांटेड। वीड्स होती हैं रूटलेस, यानी कि स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती हैं। तो बच्चे भी हैं, उनका लाइफ जो है, उनका फ्यूचर जो है वो भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। और लाइक सो का यूज होता है, तो लाइक का यूज हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ है सिमिली। आगे देखते हैं। इस लाइन में मेटाफोर है। कैसे है मेटाफोर? मेटाफोर होता कब है? मेटाफोर होता है जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ बॉय का कंपैरिजन हो रहा है पेपर से। तो दो अलग अलग टाइप की चीजों का कंपैरिजन हो गया और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है कि कागज क्या है, वो लड़का है और लड़का क्या है, कागज है। कागज ही लड़के जैसा, लड़का ही कागज जैसा। तो जहां भी दो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन होता है और उन्हें एक जैसा ही मान लिया जाता है तो मेटाफोर होता है। तो यहाँ ऐसा है। आगे देखते हैं। लास्ट लाइन में है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन कब होता है? एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और वो भी वर्ड के स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ देखिए, लास्ट में दो वर्ड हैं, देन दिस, टी एच, देन दिस। तो इस तरह से यहाँ पर है एलिट्रेशन। पहला पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, बहुत अच्छा है और थोड़ा कठिन है, जरा ध्यान से देखना। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। शोर क्रीम कहते हैं भद्दी, ऐसी दीवारें हैं जिन पे पेंट नहीं हुआ बहुत समय से, काली पड़ गई हैं, काई जम गई है उनके ऊपर। तो वो दीवारें कैसी हैं? भद्दी। किस चीज की? स्कूल की। स्कूल की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो भद्दी हो गई हैं, उन पर बहुत समय से पेंट नहीं हुआ है, व्हाइट वॉश नहीं हुई है। डोनेशन, डोनेशन कहते हैं दान की वस्तु। अब देखो, वर्ड एक है लेकिन कह बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ कह रहा है ये वर्ड। क्या कह रहा है? डोनेशन माने होती है दान की वस्तुएं, और यह कहना चाह रहा है कि स्कूल के लिए जो डोनेशन मिली है, जो दान में वस्तुएं मिली हैं, वो उस भद्दी दीवार के ऊपर लगा दी गई हैं। तो केवल डोनेशन से मतलब है कि दान में प्राप्त हुई वस्तुएं उस भद्दी दीवार के ऊपर लगाई गई हैं। क्या है उनमें? उनमें है शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर का सर है। हेड से मतलब अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, चित्र, एक कंप्लीट चित्र नहीं, हाँ, एक छाती तक का एक उसका फोटो है। क्लाउडलेस एट डाउन। क्लाउडलेस कहते हैं बादल रहित, जिसमें बादल ना हो, साफ एकदम। और डाउन कहते हैं सुबह। सुबह की जो है, बिल्कुल सुबह कैसी है? एक चित्र है जिसमें सुबह दिखाई गई है और वो बिल्कुल कैसी है? क्लाउडलेस, बिल्कुल साफ है। और क्या है? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। बहुत ध्यान से देखना इस लाइन को। सिविलाइज्ड कहते हैं हम सभ्य, सभ्य लोग, और सभ्य लोगों को माना जाता है रिच पीपुल। जो रिच हैं वो सभ्य हैं। तो धनी लोग, डोम कहते हैं गोल गुंबद। अब गोल गुंबद से मतलब यहाँ गोल गुंबद नहीं है कोई, बल्कि सन, सूरज को गोल गुंबद कहा गया है। राइडिंग, सवारी कर रहा है, ऑल सिटीज, सभी शहरों के ऊपर। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि सभ्य समाज में, अर्थात धनी लोगों के समाज में, एक चित्र लगा रखा है वहां, जहां बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई गई हैं, अच्छे अच्छे मकान दिखाए गए हैं और उनके पीछे एक सुबह होती हुई दिखाई गई है, जो है सुबह होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर सभ्य लोगों के सभी शहरों में जो डोम है, जो सन है, वो राइडिंग कर रहा है, सवारी कर रहा है, यानी कि उनके ऊपर आ रहा है। अब कहना क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ पोइट कहना चाह रहा है कि देखो भाई, जो सभ्य लोग हैं, अर्थात जो धनी लोग हैं, वो सुबह की सुंदरता का आनंद लेते हैं। सुबह जब होती है तो बहुत अच्छी एक नेचुरल ब्यूटी होती है,
हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को। लेकिन गरीब लोग उस नेचुरल ब्यूटी को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं, वो एक स्लम है, एक गंदी बस्ती है और उसके चारों ओर ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उन बिल्डिंगों के कारण सुबह जब सूरज निकलता है, तो वो उन्हें दिखाई नहीं देता। वो नेचुरल ब्यूटी वो देख ही नहीं पाते हैं। तो जो सूरज निकलता है, वो भी जो रिच लोग हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, उनके लिए है, ना कि इन बेचारे गरीब लोगों के लिए। और क्या है वहाँ पर? आगे है बेल्ट, फ्लोरी, टेरॉल्स वैली। बेल्ट का मतलब है बैल, घंटियाँ, जिसे कहते हैं घंटियों वाला। फ्लोरी माने फूलों वाला, फ्लावर से बना है। टेरॉल्स वैली, ये नाम है, वैली मीन्स घाटी। टेरॉल की घाटी है जो अपनी घंटियों के लिए, घंटियों से मतलब है वहाँ गिरजाघर हैं काफ़ी सुंदर-सुंदर, अच्छे-अच्छे, और गिरजाघर में घंटियाँ होती हैं, तो आप गिरजाघर कह सकते हैं, यहाँ पर चर्च कह सकते हैं। फ्लावरी, फूलों वाली, यानी कि बहुत अच्छे-अच्छे फूल हैं। तो जो टेरॉल वैली है, वहाँ पर बहुत सारे चर्च हैं और बहुत सुंदर-सुंदर फूल हैं, उसका भी एक चित्र वहाँ पर लगाया हुआ है। और क्या लगा है? ओपन हैंडेड मैप। अब ये ओपन हैंडेड कैसा होता है? ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है एक मैप लगा दो जिसको आपको पलटना ना पड़े, जिसको आपको घुमाना ना पड़े, वो साफ आपको दिखाई दे, बिल्कुल बिना टच किए हुए, हैंड आपको टच नहीं करना उससे। तो एक मैप भी लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब लाइन को ध्यान से देखें। तो जो मैप है वो क्या कर रहा है? अवार्ड कर रहा है, प्रदान कर रहा है, दे रहा है द वर्ल्ड, संसार को, इट्स वर्ल्ड, इसका संसार, संसार को संसार प्रदान कर रहा है। अर्थात यहाँ पोइट कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में मैप में एक संसार दिखाया गया है, पूरा वर्ल्ड का मैप है वो, लेकिन एक्चुअल में संसार दो हैं, एक धनी व्यक्तियों का और एक गरीब व्यक्तियों। मैप में जो दिखाया गया है वो संसार है जो वास्तव में अमीरी का संसार है, अमीर लोगों का संसार है। गरीब लोगों का संसार इस मैप में कहीं नहीं दिखाया गया। आगे, एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड। अब इस लाइन को अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझना, आप यहां से शुरू करेंगे, एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, अब लास्ट में आ जाओ, देयर वर्ल्ड, उनका संसार। उन बच्चों के लिए उनकी खिड़कियां ही उनका संसार है। कहने का मतलब, बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, खिड़कियों से बाहर जो देख रहे हैं वही उनका संसार है, वही गंदी बस्ती, गंदी नाली, कूड़े के ढेर, उन बच्चों के लिए वही संसार है। अब लौट के बीच में आ जाओ, नॉट दिस मैप, ना कि यह मैप जो दिखा रहा है वो, जो मैप दिखा रहा है वो संसार नहीं है उन बच्चों के लिए, बल्कि उनके लिए केवल वही संसार है जो अपनी खिड़कियों से बाहर वो देख रहे हैं, यानी कि वही गंदी बस्ती, गंदी नाली, कूड़े के ढेर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेयर, जहां, अब वही गंदी बस्ती की बात कर रहे हैं, जहां पर ऑल देयर फ्यूचर, उनका पूरा का पूरा भविष्य, पेंटेड, पेंट किया गया है, विद फॉग। फॉग कहते हैं धुंध या कोहरा, कोहरे से। अर्थात कोई कहना चाह रहा है कि उन बच्चों का जो स्लम में रहते हैं, गंदी बस्ती में रहते हैं, उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो धुंध या कोहरे से पेंट किया गया है। अर्थात उनका भविष्य क्लियर नहीं है, बहुत ही क्या कहना चाहिए, धुंधला है उनका जीवन, उनका भविष्य स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky. नैरो स्ट्रीट, एक छोटी सी गली, जैसे कि उनका भविष्य कैसे है, जैसे कि कोई छोटी सी गली हो, सील्ड कर दी गई हो, बंद कर दी गई हो, इन दिस लेड स्काई। लेड होता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर के स्काई, स्काई कहते हैं आकाश। तो उनका जीवन बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा कोहरे नुमा है, थोड़ा धुंध वाला है, स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी छोटी सी गली को किसी ग्रे कलर के आकाश ने आगे से बंद कर रखा हो, उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। आगे देखेंगे, फार फार फ्रॉम रिवर्स
कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। फार फार, दूर दूर हैं, फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, यानी कि इन बच्चों ने कभी अच्छी नदियां नहीं देखी। कैप्स, कैप्स कहते हैं समुद्र के किनारे के शहर, वो नहीं देखे इन्होंने। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, हाँ ये चीज देखो ध्यान से जरा, स्टार्स माने तारे, ऑफ वर्ड्स माने शब्द, शब्दों के तारे, क्या मतलब है, ज्ञान, शिक्षा। इन बच्चों को ना अच्छा शिक्षा मिल रही है, ना इन्होंने कभी अच्छे शहर देखे हैं, ना कभी नदियां देखी हैं। उन सब से ये बच्चे बहुत दूर दूर हैं। इस तरह से सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसके फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सबसे पहले है मेटाफोर। अब मेटाफोर किस लिए आया और कहां से आया? मेटाफोर आया है शोर, क्रीम, भद्दी, दीवार है। दीवार जो है वो भद्दी है। मेटाफोर होता कब है? दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया गया होता है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है वॉल का, किससे? क्रीम शोर। क्रीम, देखो क्रीम कलर कलर होता है और शोर माने भद्दा, कलर से कर रहे हैं। तो जो क्रीम कलर है वो, एक तो क्रीम कलर जो होता है वो हल्का पीला, सफेद नहीं होता, हल्का सा पीलापन लिए होता है। और उसके आगे भी लगा दिया उन्होंने शो, SOUR, शोर। शोर माने और भद्दा हो गया। तो यहाँ वॉल्स जो है भद्दी दीवारों की कंपैरिजन क्रीम कलर से किया गया और दोनों को एक जैसा ही मान लिया गया है, तो यहाँ मेटाफोर है। दूसरा होता है एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है? एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड रिपीट होती है और वो भी वोवेल वर्ड जो आना चाहिए वो बीच में आना चाहिए। तो यहां पर जो आया है वो देखिए, आया तो बहुत जगह लेकिन होगा केवल कहां से? सिविलाइज्ड और सिटी। यहां पर आई आया है और यहां पर भी आई आया है, तो हम कहेंगे सिविलाइज्ड सिटी की वजह से यहां पर एसोनेंस है। वोवेल साउंड है और वो भी लेटर के, वो वर्ड के बीच में है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो आया है RI, लेकिन यहाँ नहीं है। देखो यहाँ है सिविलाइज्ड सिटी, एक राइम बन रही है, लेकिन यहाँ राइडिंग, यहाँ राइम नहीं बन रही। सिटी, सिटी, सिविलाइज्ड, राइडिंग, राइडिंग अलग हो गया। तो हम कहेंगे इसकी वजह से, सिविलाइज्ड और सिटी की वजह से यहाँ एसोनेंस है। इसी लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पर्सन के, एक व्यक्ति के रूप में, एक मैन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ किसको बताया गया है? डोम, यानी कि सन। सूरज को कहा गया है वो सवारी कर रहा है, जैसे कि आदमी सवारी कर रहा है। तो यहाँ सन, जो डोम आया वो सन के लिए आया है। तो सन को रिप्रेजेंट किया गया है पर्सन की तरह से, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। अब है यहाँ एल्यूजन। एल्यूजन कब होता है? एल्यूजन होता है कि जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, जगह, घटना के का हम एग्जाम्पल देते हैं और उसका कंपैरिजन किसी दूसरी जगह से कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति से कर देते हैं, जिससे कि जो राइटर है, जो रीडर है, वो अच्छी तरह से समझ सके। तो देखो यहाँ किस प्रसिद्ध चीज का एग्जाम्पल दिया गया है? तो फर्स्ट में ही है बेल फ्लोरी टेरोल्स वेल। तो जो टेरोल की घाटी है उसके बाद उसको यहाँ पे बताया गया है, वो बड़ी प्रसिद्ध है। और क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि गंदी बस्ती है और बहुत सुंदर घाटी है। अब बहुत सुंदर घाटी की तुलना सीधे गंदी बस्ती से कर दी, जिससे जो रीडर है वो अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ कहेंगे हम एल्यूजन है। लास्ट लाइन में फिर वही है रिपीटेशन। रिपीटेशन नाम से क्लियर है, रिपीट होगा, तो यहाँ रिपीट हुआ है फार फार, तो यहाँ हो गया रिपीटेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से जरा, श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर दुष्ट है। दुष्ट से मतलब बेकार है, दुष्ट तो नहीं है शेक्सपियर, लेकिन यहाँ मतलब आएगा बेकार होने का। शेक्सपियर बेकार है किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो गंदी बस्ती में रहते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है, ओपन हैंडेड मैप बताया था, वो कैसा है? बैड एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए। तो पोइट कह रहे हैं कि बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार कीजिए। शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है वहां पे, बेकार है। और जो मैप है वो बैड एग्जाम्पल है उनके लिए। क्यों है आगे बताएंगे।
विद शिप जहाजों के साथ, एंड सन सूरज के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ, टेम्पटिंग टेम्पटिंग कहते हैं आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, देम उन्हें, देम आया है जो बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं, टू स्टील चोरी करने के लिए। अब देखिए दो लाइनों को जरा ध्यान से, शेक्सपियर बेकार है उनके लिए, क्यों? क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही, और शेक्सपियर के जो ड्रामा हैं वो बड़े ही हार्ड हैं, समझना मुश्किल है। तो जब उन्हें प्राइमरी एजुकेशन ढंग से नहीं मिल पा रही तो वो शेक्सपियर के ड्रामा को क्या समझेंगे, और जब शेक्सपियर के ड्रामा को ही नहीं समझेंगे तो शेक्सपियर उनके लिए क्या है, बेकार का एक कॉमन मैन है। दूसरा वो कह रहे हैं मैप जो है बैड एग्जाम्पल है। कैसे है बैड एग्जाम्पल? क्योंकि मैप में क्या दिखाया गया है, शिप दिखाए गए हैं, सन दिखाया गया है, लव दिखाया गया है, और ये सारी की सारी चीज उन बच्चों को आकर्षित करती है कि हमें भी मिल जाए, हम भी इन शिप में घूमें, हमें भी प्रेम मिले, हम भी अच्छे अच्छे घरों में रहें। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, स्टील चोरी करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, तो एक ही चीज रह जाती है उनको पाने के लिए, उनके पास क्या करना है, नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं क्योंकि अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, तो क्या करेंगे फिर वो, स्टील चोरी करते हैं। तो उन चीजों को पाने के लिए फिर वो चोरी की करते हैं, इसलिए वो जो मैप है वो कैसा है, बैड एग्जाम्पल है उन लोग। आप देखें, फॉर लिप्स दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रेंटेड हो, फॉर लिप्स जीवन, दैट जो स्टाइली कहते हैं चुपचाप धीरे से, टर्न मुड़ता है, इन देयर उनके क्रेम्प्टेड होल्स, क्रेम्प्टेड होल्स यहाँ छोटी झोपड़ी को कहा है, छोटी सी झोपड़ी है जिसमें बहुत सारे बच्चे, पूरा परिवार, माँ बाप, दो चार बच्चे घुसे हुए हैं, तो क्रेम्प्टेड होल झोपड़ी को कहा गया है। और वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है, लिव्स है, वो चुपचाप उसी झोपड़ी में टर्न हो जाता है। कहने का मतलब कि स्लम एरिया में रहने वाले, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का जीवन उसी छोटी सी झोपड़ी से शुरू होता है और घूम फिर के उसी छोटी सी झोपड़ी में ही आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उनका जीवन जहां से शुरू होता है वहीं घूम फिर के खत्म हो जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग कोहरे से, एंडलेस अंतहीन, नाइट रात्रि, कोहरे से लेके अंतहीन रात्रि तक। अब देखिए कोहरे से क्या मतलब है, कोहरे जो है, जो फॉग होता है, कोहरा होता है, वो सुबह होता है, तो यहाँ मॉर्निंग लगा लीजिए, तो सुबह से लेके अंतहीन रात्रि तक उनका ये जीवन चलता रहता है। अब यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, एंडलेस क्यों कहा, एंडलेस नाइट, इसका मतलब होता है अंत तक, और नाइट का मतलब अंत, नाइट अंत होता है हमारे दिन का, एंडलेस अंतहीन, तो ये अंत अंतहीन क्यों है, इसका कोई एंड क्यों नहीं है? तो वो बच्चे यहाँ ऊपर तीसरी लाइन में देखिए, टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो लोग चोरी चकारी में लग जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, कानून के हत्थे चढ़ जाते हैं, और उनकी जो रात है वो एंडलेस हो जाती है, यानी कि उनका पूरा जीवन फिर जेल वगैरह में गुजर जाता है। तो कुछ का जीवन अच्छा होता है, कुछ का जीवन बुरा होता है। ऑन देयर स्लैग हीप, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जरा, स्लैग कहते हैं गंदगी, और हीप माने ढेर, गंदगी का ढेर। लेकिन ध्यान से, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, बियर स्कन, खाल पहनते हैं, हीप्ड, हीप कहते हैं झांकना, जो झांकती है, थ्रू द बोन्स, हड्डियों से। अब देखिए पहले इसको देखेंगे, ऑन देयर स्लैग हीप, उनकी गंदगी और ढेर, तो यहाँ वास्तव में वो किसी गंदगी के ढेर की बात नहीं कर रहे, वो उनकी बॉडी, उन बच्चों की बॉडी की बात कर रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, कि जैसे गंदगी का ढेर है, ठीक वैसे ही उन बच्चों की बॉडी, उन बच्चों का शरीर है। कितनी दयनीय स्थिति बताई गई है यहाँ पर। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, बियर पहनते हैं, स्किन खाल, ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने खाल पहन रखी है, ओढ़ रखी है, पीप्ड झांकती हुई, तो बाई बोन्स, हड्डियों के द्वारा, यानी कि उस खाल में से हड्डियां झांक रही हैं। कितने कमजोर है वो बच्चे, कि
ऐसा लग रहा है, एक तो शरीर उनका कैसा दिख रहा है, स्लैग ही, गंदगी का ढेर हो। उस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियां जो है खाल में से झांक रही हैं। मांस नाम की कोई चीज उन बच्चों के शरीर में नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति, इतनी गंदगी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति में वो बच्चे रह रहे हैं। एंड स्पेक्टल्स, स्पेक्टल कहते हैं चश्मा। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसकी नजर कमजोर हो गई तो उसने चश्मा भी लगाया है ऑफ स्टील, लेकिन वो हमारी तरह से एक बहुत अच्छे फ्रेम का नहीं है, स्टील के फ्रेम का है, भारी चश्मा है। विद मैंडेट ग्लास, मैंडेट कहते हैं सुधारना, सुधारे हुए ग्लास से, यानी कि जो चश्मे में कांच है, जो लेंस लगा हुआ है वो टूट गया है, लेकिन उन्होंने उसे बांध लिया है, चिपका लिया है, किसी तरह से सुधार लिया है, सही कर लिया है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि नया चश्मा बनवा लें। और कैसा लग रहा है, लाइक बोतल बेट्स ऑन स्टोन, लाइक जैसे कि बोतल, बोतल माने बोतल के बिट्स कहते हैं टुकड़े, ऑन स्टोन पत्थर पर। तो जो कितनी कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है उन बच्चों की, कि उनके जो चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे की हालत देखिए कैसी है, जैसे कि किसी पत्थर पर हम कांच की बोतल को डाल देते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कुछ लेंस की हालत भी ऐसी ही है कि उनके जो है एक अच्छा चश्मा भी नहीं है उनके पास, टुकड़े टुकड़े हुए उसका लेंस है, लेकिन उसी को थोड़ा सा चिपका के बांध कर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ऑल सब कुछ ऑफ देयर उनका, टाइम एंड स्पेस हम कहेंगे लाइफ, टाइम एंड स्पेस उनका जीवन, उनका पूरा जीवन आर है फॉगी, फॉग से आया फॉगी, धुंधला, स्लम माने एरिया, और उनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो कैसा है, धुंधला है, और यही स्लम है, इसके आगे उनकी कोई दुनिया नहीं है। तो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इसलिए ब्लॉट, ब्लॉट कहते हैं निशान लगा दो, देयर मैप्स उनके मैप्स पर, उनके नक्शों पर, विद स्लम, स्लम के साथ, एज बिग इतना बड़ा, एज डूम जितना कि गोल गुंबद। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो मैप है उस मैप पर बड़े बड़े निशान लगा दो कि देखो, संसार तो आपने दिखा दिया कि यहाँ देखो सागर है, यहाँ महासागर है, ये फ्रांस है, ये रूस है, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दिखाए हैं, लेकिन उसमें दिखाओ कि देखो ये स्लम बस्ती है, यहाँ है ये स्लम, यहाँ है ये गंदी बस्ती, यहाँ भी लोग रहते हैं। तो उस नक्शे पर बड़े बड़े निशान लगा दो उन गंदी बस्तियों के, उन स्लम्स के। आगे फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट लाइन में है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अभी बताया था। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, और वो भी लेटर के, जो भी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ है, हाँ जी है स्टार्टिंग में, श्योरली शेक्सपियर, एस एस जो वर्ड के स्टार्टिंग में है और अपनी साउंड को दे रहे हैं, तो एलिट्रेशन है। आगे है मेटाफोर, मेटाफोर कब बताया था, अभी 2 मिनट पहले बताया। मेटाफोर होता है दो डिफरेंट काइंड की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कंपैरिजन किया जाता है, दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है, एंड दैट इज क्रेम्प्टेड होल। क्रेम्प्टेड कहते हैं सरक सरक के जाए, होल माने छेद, यानी इतना छोटा सा कोई छेद हो जिसमें सरक सरक के जाया जाए, है ना। तो उसको हमने कैसे बताया है, झोपड़ी से उसका कंपैरिजन किया हुआ है, और दोनों को एक ही मान लिया गया है कि झोपड़ी क्या है, क्रेम्प्टेड होल है, और क्रेम्प्टेड होल ही क्या है, झोपड़ी है। आगे देखेंगे, फिर आ गया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अभी बताया है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में। ढूंढिए फटाफट, मिला, हाँ स्टार्टिंग में मिल गया, फॉग, फ्रॉम, फॉग, तो यहाँ पर है एलिट्रेशन। उसके बाद यहाँ मेटाफोर भी है, कोई बताएगा मुझे मेटाफोर कैसे है, अभी बताया मैंने। मेटाफोर क्या होता है, जब दो डिफरेंट काइंड की जो वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंपैरिजन किया जाता है, दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो आप बताइए कि इस लाइन में मेटाफोर कहाँ है, बता सकता है कोई बच्चा, है कोई ऐसी चीज जिसका कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से हो रहा हो और दोनों को एक जैसा ही मान लिया गया हो, है स्लैंग हीप। मैंने बताया ना, स्लैंग हीप किसके लिए कहा है, बच्चों के शरीर को, बॉडी को कहा गया है।
गंदगी का ढेर की तुलना की गई है उन बच्चों के शरीर से। दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है कि उन बच्चों का जो शरीर है वो कैसा है, बॉडी कैसी है, स्लैंग हीप है, और स्लैंग हीप ही क्या है, बॉडी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत आता है भाई। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए स्टार्टिंग में, बीच में नहीं। तो जरा देखें कहीं मिल रहा है आपको। हाँ जी, स्पेक्टल्स और स्टील और स्किन। स्किन, स्पेक्टल्स, स्टील। नेक्स्ट क्या है, सिमली है। देखो सिमली कब होती है, सिमली होती है जहां पर दो अलग अलग टाइप की वस्तुएं होती हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है। नंबर दो, दोनों में कोई चीज कॉमन होती है, कोई भी क्वालिटी। नंबर तीन, लाइक, सो और एस का यूज होता है। चलो तीनों चीज होनी चाहिए। सबसे पहले कंपैरिजन किसका किया गया है, कंपैरिजन किया गया है बोतल बिट्स, बोतल के टुकड़े, किस चीज से, उनके ग्लासेस से, यानी कि कांच, लेंस, जो चश्मे का लेंस है उससे बोतल के टुकड़ों का कंपैरिजन किया गया है। दोनों में एक ही चीज समान है, क्या चीज, टुकड़े। जैसे बोतल के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ऐसे ही उनके चश्मे के लेंसेज भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और दूसरी चीज है लाइट का यूज किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एलिट्रेशन भी है, और एलिट्रेशन कहाँ है, बोतल बिट्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो यहाँ बोतल बिट्स, तो एलिट्रेशन भी हो गया। पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब वो उन्होंने स्थिति बता दी कि बच्चों की स्थिति कितनी भयंकर है, कितनी नाजुक है, कितनी दयनीय है। आगे बता रहे हैं, अनलेस, यदि नहीं, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, इन तीनों को लिया है उन्होंने यहां पर। अब कह रहे हैं कि यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर अगर ध्यान नहीं देंगे तो इन लोगों की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। ये है गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, ये लोग ही हैं जो उनकी स्थिति को सुधार सकते। क्या कह रहे हैं, दिस मैप, इस मैप को बिकम्स, होने दो, देयर विंडो, उनकी खिड़की। अब वो कह रहे हैं कि इस मैप को, जो वहां ओपन हैंडेड मैप लगा है, तो पोइट कह रहे हैं कि इस मैप को उनकी खिड़की बन जाने दो। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट, जो शट अपॉन, बंद हो जाती हैं, देयर लिप्स, उनके जीवन की, और उनके जीवन की ये जो खिड़कियां हैं जो बंद हो जाती हैं, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स कहते हैं कब्रों का तहखाना, ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज रखी हो या उनकी हड्डियां रखी हो, कुछ भी रखी हो। तो वो कह रहे हैं कि इस मैप को उनका खिड़की बन जाने दो, और ये खिड़कियां जो बंद कर देती हैं उनके जीवन को, एक कैटाकॉम्स की तरह से, एक कब्रों के तहखाने की जगह से। यानी कि कहने का मतलब है कि उनका जीवन ठीक वैसा ही है जैसे कि कब्रों का तहखाना होता है, जहाँ हड्डियां पड़ी रहती हैं, जहाँ डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं। उनका जीवन भी कुछ इसी तरह से एक बुरी स्थिति में है, एक दयनीय स्थिति में है। अब कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, ब्रेक कर दो, वो सारी की सारी चीजों को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, ओपन, खोल दो, टिल, जब तक, दे ब्रेक द टाउन। दे जो आया है वो स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए आया है। वो तोड़ दें कस्बे को। अब देखो यहाँ कस्बे को तोड़ने से मतलब ये नहीं कि कस्बे को ही तोड़ मारो, तोड़ फोड़ कर दो, नहीं नहीं, वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखो उनके लिए सारी चीजों को, सारे बंधनों को तोड़ दो, उनकी जो छोटी सी दुनिया है उसको खोलो और उनको आगे वाली दुनिया दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो शहर को तोड़ दें, अर्थात वो कहीं ना कहीं ऐसा करें कि क्रांति कर दें, उपद्रव कर दें, और क्या कर दें, कहते हैं जिसको, आंदोलन कर दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान दिखाइए उन्हें। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बना दो, रन अजोर, अजोर कहते हैं नीला आकाश, ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड का मतलब होता है समुद्र का किनारा। वहां गोल्ड सैंड माने तो रेत होती है गोल्डन कलर की, तो समुद्र का किनारा से मतलब आया है यहाँ पर। तो उनके मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बना दो, रन, दौड़ता हुआ,
नीले आकाश का, कहाँ पर? समुद्र के किनारे पर। कहने का मतलब है उनका जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, प्रकृति के पास, प्रकृति की सुंदरता के पास बना दिया जाए। अर्थात इन लाइन में यहाँ से एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, बच्चों को जो है हरे मैदान दिखाओ, अर्थात उन्हें नेचर के पास ले जाओ। अब तक वो कहाँ है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके बीच में, वो खुद पड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, कोई सुंदरता चीज देखी ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं उन्हें जाओ ग्रीन फील्ड्स यानी कि नेचर के पास ले जाओ। और ये सुंदर सा जो नेचर है, नीला आकाश, समुद्र के किनारे, वही वही उनका संसार बना दो, यानी कि वैसा ही उनका संसार बना दो, उनको भी ये चीजें दो। एंड लेट देयर टंग, और उनकी टंग, टंग कहते हैं जीभ को, रन दौड़ने दो, नेक्ड, अब नेक्ड माने तो नंगा होता है भाई, नंगा, इनटू बुक्स किताबों पर, या जीभ को नंगा दौड़ने दो किताबों पर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में पोएट कहना चाह रहा है उन बच्चों को किताबें पढ़ने दो, उनके लिए ऐसे साधन तैयार कर दो कि वो किसी भी किताब को पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें, मिल्टन को पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, अब यहां देख लेना, व्हाइट लीव, ग्रीन लीव। व्हाइट लीव से मतलब है पेजेस ऑफ बुक्स, और ग्रीन लीव्स से मतलब क्या है फिर यहां पर, अब कोई मुझे बताए। व्हाइट लीव्स तो हो गई बुक्स, और ग्रीन लीव्स नेचर, ओपन, खोल दो। और इन बच्चों के लिए किताबों, उनको किताबें पढ़ने दो, प्रकृति को उनके लिए खोल दो। क्या होगा फिर अगर आप ऐसा कर देंगे? अच्छा सुंदर प्राकृतिक वातावरण देंगे उन्हें रहने के लिए, पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगी, प्रकृति के पास जाएंगे, नेचर के पास जाएंगे वो, तो हिस्ट्री, तो ये लोग इतिहास लिख देंगे, देयर्स, अपना, हुज लैंग्वेज, जिसकी भाषा, इज है द सन, सूरज, लेकिन सूरज भाषा नहीं होता। तो सन भाषा नहीं होता, तो सन से मतलब है, सन को सिंबलाइज किया गया है पावर से, सन जो है बहुत शक्तिशाली होता है, तो वो शक्ति से है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन बच्चों को प्रकृति मिले, नेचर का पास मिले, नेचर के साथ रहें, उनको पढ़ने के लिए इन्हें बुक्स मिलें, तो ये लोग भी अपनी इतिहास लिख देंगे, और इतिहास की जो लैंग्वेज होगी वो पावर होगी, एक शक्ति होगी। यानी कि ये मत सोचो कि एक स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बहुत कुछ कर जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा अवसर मिले, थोड़े साधन मिल जाएं तो। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन, नाम से क्लियर है, रिपीट होगी कोई ना कोई वर्ड, ब्रेक, ब्रेक, रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन है। एनाफोरा, एनाफोरा कब होता है? एनाफोरा होता है जब पास की दो लाइनों की स्टार्टिंग एक ही वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड से हो, या तो एक शब्द से हो, एक ही शब्द से हो, या दो चार शब्द भी हो सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग जो होगी वो सेम टू वर्ड से होगी। तो यहाँ देखिए आप, ऊपर रन और नीचे रन, दोनों लाइन है पास पास में है और रन से स्टार्ट हो रही है। एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, तो वहां एनाफोरा होता है। फिर है यहाँ मेटाफोर। अब मेटाफोर कब होता है? कई बार बता दिया भाई, मेटाफोर होगा दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो यहाँ व्हाइट लीव्स यानी कि पेपर, पेपर ही कागज है, और वो व्हाइट लीव्स, सफेद पत्तियां ही कागज है, और कागज ही सफेद पत्तियां। इस तरह से ये पोएम यहाँ खत्म हो जाती है।